हेलो क्लास। तो ये आपका इम्यूनिटी का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है कि जो हमने पढ़ा था लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि हमने इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस किया था। उसमें कुछ उस इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारा एक इम्यून सिस्टम है। तो मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि एक सिस्टम में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर, यानी कि बहुत सारे फैक्टर मिला के एक सिस्टम बनाते हैं। तो अब इम्यूनिटी सिस्टम बना है, तो इम्यूनिटी के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स लाइन फर्स्ट में, लाइन सेकेंड और लाइन थर्ड में हम कैसे इनको डिवाइड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आपको इतना समझना है कि जब भी कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है, लाइक दैट, ये सपोज कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको बॉडी में एंटर करना है। एंटर क्यों करना है? क्योंकि ताकि ये डिजीज़ कॉज कर सके। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि डिजीज़ कॉज करना है, इसका पर्पस है। तो ये इसको बॉडी में एंटर करने के लिए 3 लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को क्रॉस करना पड़ता है। लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को मैं लाइन से डिनोट कर रही हूँ, तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। ठीक है, थर्ड लाइन। तो ये 3 लाइन के लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन को क्रॉस करेगा, फिर सेकेंड लाइन को क्रॉस करेगा, फिर थर्ड लाइन को क्रॉस करेगा, उसके बाद बॉडी में एंटर करेगा और देन डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं तो हम ये पढ़ेंगे। सेकेंड लाइन में कौन इन्वॉल्व होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के कौन कौन सी सेल्स और कौन ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, जब भी कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो वो डायरेक्ट एंटर नहीं करता, उसको रजिस्ट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम उसको 3 तरीके से रोकने की कोशिश करता है। तो उन 3 तरीके से रोकने की कोशिश जिन तरीक़ों से वो करता है उनको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। गॉट इट? तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसमें हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल और केमिकल बैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फिजिकल बैरियर्स है, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है। जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें इंक्लूड है फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स। तो फिजिकल और केमिकल बैरियर में सबसे पहला बैरियर है हमारा स्किन। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर में आता है स्किन। स्किन हमें कैसे डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, इससे पहले हम उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे इस डायग्राम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक स्किन का स्ट्रक्चर है। स्किन में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स 3 टाइप के लेयर बनाते हैं। एक होती है एपिडर्मिस, मिडिल लेयर होती है डर्मिस और इनर मोस्ट लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो स्किन जो हमारी होती है 3 लेयर होती है मेनली, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। उसके बाद स्किन में कुछ हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, कुछ हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल से हमारी सेबेसियस ग्लैंड क्या होती हैं, अटैच रहती हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ फैटी एसिड टिश्यू, कुछ टिश्यूज़ होते हैं फैटी एसिड टिश्यू एम्बेडेड होते हैं। तो ये अपने अपने लेवल पे क्या करते हैं, हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ये तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये डर्मिस और हाइपोडर्मिस के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होती है और ज़्यादा हार्ड होती है। अब थिक और हार्ड होती है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता इजीली। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता, दैट्स मीन कि वो बॉडी में एंटर नहीं कर पाता। तो एपिडर्मिस का ये स्ट्रक्चर होता है कि वो हार्ड होती है, थिक होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये ऐसे एक तरीका ये होता है इसका कि ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है। सेकेंड होता है
कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जब भी हमारी स्किन के जो टिश्यू होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो टिश्यू मल्टीप्लाई करते हैं वो इनर मोस्ट लेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से टिश्यू मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो रेड कलर के हैं ये अगर हम देखेंगे तो ये हमारे न्यूली सिंथेसाइज टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। और जो लास्ट में होंगे, जो आउटर मोस्ट में होंगे, ये सबसे ओल्डेस्ट होंगे, यानी कि ओल्ड टिश्यू। ठीक है, तो अब एपिडर्मिस में क्या होता है, जो टिश्यू जितने ओल्ड होते जाते हैं वो हमारी स्किन से डिटैच होते रहते हैं, डिटैच होके क्या होते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। ठीक है, तो अब एपिडर्मिस से जो टिश्यू ओल्ड टिश्यू हैं वो डिटैच होते रहते हैं। तो सपोज़ कभी कभी स्किन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाते हैं, तो एपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ओल्डेस्ट लेयर होती है, वो डिटैच होती है, उसके साथ हमारे जो उस पर अटैच रहेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी स्किन से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें दिखने के लिए बहुत इजी से दिखते हैं, बट ये इस टाइप से हमें क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अपने लेवल पे एपिडर्मिस ने दो तरीके से किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेनिट्रेट नहीं होने दिया। दूसरा कि जब एपिडर्मिस खुद आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की डिटैच हुई तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने साथ डिटैच कर दिया। नेक्स्ट, उसके बाद होता है हमारी स्वेट ग्लैंड्स। स्वेटिंग, जैसे कि हमें पता है कि स्वेटिंग, हमें जब भी स्वेटिंग होती है हम कहते हैं स्वेटिंग होना अच्छी बात है। ठीक है, एक तो डिहाइड्रेशन होता है वो भी ठीक है स्किन का। दूसरा होता है कि जो स्वेटिंग होती है ये स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, तो जो स्वेट होता है उसका अपना एक सलाइन इन नेचर, यानी कि सॉल्टी नेचर का होता है। ठीक है, तो सॉल्ट नेचर का होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी नेचर में क्या नहीं कर पाते, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो जब जब अगर हमारे स्किन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच है तो हमारी स्किन से जब स्वेटिंग होती है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये भी एक टाइप से हमको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर। उसके बाद जो हमारे स्किन में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जैसे कि हेयर हमारे ग्रो जनरेट होते हैं, उसके साथ हमारी कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। सेबेसियस ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो कि हमारी स्किन को एक मॉइस्चर इन कंडीशन में रखती है। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो पोर होते हैं स्किन की, वहाँ से हमारे क्या पोर से हमारे हेयर फॉलिकल्स हेयर निकलते हैं। उसके साथ साथ हमारे क्या सेबेसियस एक सब्सटेंस होता है लिक्विड, वो भी हमारा उसके साथ रिलीज़ होता रहता है। तो अगर वो रिलीज़ होता है तो हमारी स्किन में मॉइस्चर जैसी कंडीशन बनी रहती है, और मॉइस्चर जैसी कंडीशन बनी रहेगी तो हमारी स्किन सॉफ्ट रहेगी, तो सॉफ्ट रहेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें क्या नहीं कर पाते, पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, अगर जैसे कि सेबेसियस ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ड्राई होगी हमारी स्किन तो उसमें क्रैक पड़ेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन क्रैक के रास्ते से हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। जैसे हम विंटर में देखते हैं कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। क्रैक पड़ेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक रास्ता मिल जाएगा अंदर पेनिट्रेट होने का। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कौन प्रिवेंट करता है, हमारे सेबेसियस ग्लैंड, क्योंकि सेबेसियस सब्सटेंस को वो टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, नॉन स्पॉन्टेनियसली सिक्रीट करती रहती है, जिससे कि हमारी स्किन क्या होती है, मॉइस्चर जैसी कंडीशन रहती है। तो ये सेबेसियस ग्लैंड का रोल हो गया। उसके बाद हमारे स्किन में कुछ फैटी एसिड होते हैं, फैटी टिश्यू होते हैं। तो फैटी टिश्यू क्या करते हैं, कुछ फैट एसिड रिलीज़ करते हैं। एसिड क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते, यानी कि उनके लिए फेवरेबल नहीं होती हैं। तो इस टाइप से जो हमारे फैटी एसिड होते हैं, एसिड ये क्या करते हैं, ये इस टाइप से अपना रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने में, यानी कि एसिडिक इन नेचर ये जनरेट करेंगे, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर पाते, ग्रो नहीं करेंगे तो ऑलरेडी इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से स्किन के जो कंपोनेंट्स हैं ये अपने अपने लेवल पे क्या करते हैं, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है हमारे कुछ आई और टेयर। ठीक है, तो जो हमारी आई होती है, आई में जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड क्या करती हैं, आईलिड हम देखते हैं कि जो हमारी आईलिड्स होती हैं वो टाइम टू टाइम ब्लिंक्स करती रहती हैं। तो ब्लिंक करती रहती है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाता। एक चीज़ होती है, अगर कोई बिल्कुल खुला रास्ता होगा तो कोई भी चीज़ वहाँ पे अंदर इजीली क्या हो जाएगी, एंटर कर जाएगी। बट अगर हमारी आंखें ब्लिंक करती रहती है तो उस वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाता है। क्लियर। उसके बाद होती है सेकेंड की
जैसे कि हमारे टीयर्स हो गया, टीयर्स क्या होते हैं, एक टीयर्स का भी अपना एक कुछ लाइसोजाइम्स हमारे टीयर्स में पाए जाते हैं। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आई, क्योंकि ओपन पार्ट है हमारी बॉडी का ना, तो ओपन से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता भी है तो हमारे आंसू निकल आते हैं। आंसू में क्या होते हैं, कुछ लाइसोजाइक एंजाइम्स होते हैं जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो इस टाइप से आंसू हमारे निकलते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हमें डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है। हमारी आंखें जो ब्लिंक करती रहती हैं उससे भी हमें अपना क्या एक फिजिकली डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है। क्लियर। और उसके बाद एयर आता है। हमारी जो एयर्स होते हैं, एयर में क्या होता है, ईयर में हमारी क्या होगा, वैक्स होती है, ठीक है। तो कोई ओपन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से एंटर करता भी हमारे ईयर से, तो वहाँ पे वैक्सी लेयर होते हैं। वैक्सी लेयर होगा तो वैक्स, जैसे वैक्सी लेयर होती हैं तो वो वैक्स जनरेट करती हैं। अब वैक्स क्या होता है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो वो उस वैक्स में ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाएगा तो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आई और एयर का भी, हमारे ईयर का भी क्या होता है, अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्किन हो गया, आई होगा, एयर हो गया। उसके बाद एयर के बाद आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है कि कुछ जैसे कि हमारी एक लाइनिंग द नोज़, लाइनिंग द नोज़ में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, माउथ में हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लंग्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। म्यूकस एक हमारा विस्कस सब्सटेंस होता है। जो चीज़ें जितनी सब विस्कस इन नेचर की होती हैं, वो उसमें उतना ज़्यादा किसी चीज़ को ट्रैप करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज़ में, माउथ में, लंग्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो जहाँ जहाँ ये म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वहाँ वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर देती है। तो ये कैसे फंक्शनाइज होती है, फॉर एग्जांपल ये एक म्यूकस सेल है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन है तो उसमें बहुत सारी म्यूकस सेल्स होती हैं। तो ये हमारी एक म्यूकस सेल्स है। म्यूकस सेल्स में ये एक म्यूकस सेल्स है। यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस सब्सटेंस होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये सेल्स म्यूकस को सिक्रीट करती हैं और ये जो म्यूकस होता है ये सेल्स के बाहर एक्यूमुलेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की हमारी म्यूकस सेल्स हैं। ये म्यूकस सेल्स क्या करें, म्यूकस सिक्रीट करें जो कि सेल्स के बाहर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब सेल्स के बाहर म्यूकस एक्यूमुलेट है तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में, इस म्यूकस सेल्स में एंटर करना चाहे तो पहले वो म्यूकस में क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। म्यूकस उसको ट्रैप करेगा और क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हमारा नोज़, माउथ, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट सब में होता है। इस टाइप से वो करते हैं। बाकी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें सीलिया भी होते हैं। सीलिया का मूवमेंट इस टाइप से होता रहता है। तो वो क्या करता है, इससे भी जो फ्लैजिला की तरह मूवमेंट करते हैं। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो ये सीलिया उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। पहले तो सीलिया इनहिबिट करेंगे और फिर भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो वो म्यूकस के साथ क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन का अपना रोल होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक भी क्या करता है कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। यूरिनरी ट्रैक, जैसे कि हमें पता है यूरिनरी ट्रैक हमारा एक ओपन ट्रैक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर करते हैं। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक में हमारे बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, जैसे कि अल्विगा कैंडिडेंस हो गया, ये एक नॉर्मल फ्लोरा की तरह होते हैं। तो वहाँ का जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो एकदम से ग्रो करके डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, मतलब उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिजीज़ कॉज करेंगे। बट हम देखते हैं कि बहुत रियरली चांस होते हैं कि इन्फेक्शन होता है, वरना इन्फेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो कैसे काम करता है कि यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई बैक्टीरिया कॉलोनाइज है तो यूरिन का जो फ्लैश होता है, ठीक है, जिस यूरिन का जो फ्लेवर होता है, एक तो वो क्या होता है, स्लाइन इन नेचर का होता है। दूसरा, यूरिन जिस फ्लो से आता है तो वो जितने भी यूरिनरी ट्रैक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज होते हैं तो उस फ्लश के साथ वो सबको क्या कर लेता है, रिमूव कर देता है।
ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोलोनाइज्ड है तो यूरिन का जो फ्लश होता है वो फ्लश के साथ रिमूव हो जाते हैं, या फिर यूरिन का जो अपना नेचर होता है, उस सलाइन नेचर का होता है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होती है, सप्रेस होती है। ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक इस टाइप से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होता है तो यूरिन का फ्लश वहाँ पे आएगा और पूरा जो यूरिनरी ट्रैक है वो स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद माउथ हो गया। माउथ में क्या होता है, हमारे स्लाइवा होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म माउथ से एंटर करता है तो स्लाइवा उसको क्या करेगा, किल करेगा, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माउथ में किल करने में हेल्प करते हैं। तो स्लाइवा भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है स्टमक एसिड। स्टमक एसिड क्या होता है, हाईली कंसनट्रेटेड एसिड होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सलाइवा में भी किल नहीं हो पाया, हमारी म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी उससे भी किल नहीं हो पाया और हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, तो स्टमक में हमारा हाईली क्या होता है, हाईली कंसनट्रेटेड एसिड होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो स्टमक एसिड यानी कि HCl होता है, हाईली कंसनट्रेटेड एसिड होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, ये स्टमक में होता है। उसके बाद आता है पेरिस्टालसिस एंड वॉमिटिंग। पेरिस्टालसिस मतलब जो भी हमारी बॉडी से कोई सॉलिड सब्सटेंस रिमूव होते हैं फीसेस के रूप में, फीसेस के फॉर्म में या फिर स्टूल की फॉर्म में, तो वो जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है तो जो हमारा ट्रैक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रैक, उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कोलोनाइज रहते हैं, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेरिस्टालसिस मूवमेंट के साथ बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो है फैक्टर। सेकेंड आता है कि वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जैसे कि अगर हमारे अनवांटेड कुछ हमारे फूड के साथ कुछ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में चले जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो अब वो बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अगर बॉडी को लगता है कि ये अनवांटेड है, बॉडी को इसकी नीड नहीं है, तो हमें वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है। तो हम जब वॉमिटिंग कर देते हैं तो वॉमिटिंग के साथ वो हार्मफुल सब्सटेंस भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो ये इस टाइप से बॉडी अपना मैकेनिज्म, बॉडी हर वो कोशिश करती है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सके। तो ये सारे हमारे किस में फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है। वॉमिटिंग के थ्रू भी रिमूव होते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद आता है गुड बैक्टीरिया। जैसे कि गुड बैक्टीरिया जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा या कॉमन सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो कुछ गुड बैक्टीरिया जैसे हमारे वेजाइना हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्किन हो गया, यहाँ पे कुछ हमारे गुड बैक्टीरिया कोलोनाइज रहते हैं। गुड बैक्टीरिया देखो कैसे कोलोनाइज, जैसे कि पहले से अगर हमारा जैसे वेजाइना है तो ओपन ट्रैक है, वहाँ से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे गुड बैक्टीरिया पहले से ही कोलोनाइज रहते हैं। गुड बैक्टीरिया पूरा उस जगह को कवर करके रखते हैं, तो वो बैड बैक्टीरिया को वहाँ पे बैठने के लिए या वहाँ पे कोलोनाइज होने के लिए जगह नहीं प्रोवाइड कर पाते, स्पेस नहीं देते। बैड बैक्टीरिया को वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। सेम ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी होता है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक में हमने देखा कि क्या होता है, कोलाई हो गया, ठीक है, स्किन में हमारे कुछ डर्मेटोफाइट्स हो गया, वेजाइना में हमारे एल्बिकन्स स्पीसीज हो गई, तो ये हमें क्या करती हैं, गुड बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे बैड बैक्टीरिया को वहाँ पे स्पेस नहीं देती हैं और बैड बैक्टीरिया से प्रिवेंट करती हैं। तो ये सारे हमारे फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर हो गए। कुछ फिजिकल और केमिकल बैरियर आते हैं हमारे फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, हर एक बॉडी का पार्ट कोई भी वेस्ट नहीं है, अपने अपने लेवल पे जो जितना कर सकता है हर पार्ट इन्वॉल्व होता है हमारा इम्यूनिटी में। ठीक है। तो ये कुछ हमने डिस्कस किए हैं, इस टाइप से इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड वाला। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।